नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में यानी कि मतलब ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इसमें मैं ना आपको लगभग जो इम्पोर्टेंट लगभग 250 क्वेश्चन है, ठीक है। 250 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है। 250 इन क्वेश्चंस में लगभग 100 क्वेश्चन प्राचीन भारत से होंगे, यानी प्राचीन इतिहास से। मतलब ये सिर्फ हिस्ट्री की सीरीज है, ठीक है। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन प्राचीन भारत से और लगभग 50 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से और बचे हुए 100 क्वेश्चन जो आधुनिक इतिहास है उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसी संदर्भ में ये मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज इसका फर्स्ट डे है, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्राचीन इतिहास के लगभग 100 क्वेश्चन। तो इन 100 क्वेश्चन में आज इस वीडियो में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके आगे वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 50, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। ये हमारा प्राचीन इतिहास, आप देख सकते हैं मॉडल प्रश्न। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मतलब हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव को आग की जानकारी कब हुई थी। तो दोस्तों, मानव को जो आग की जानकारी हुई थी वो हुई थी मध्य पाषाण काल में, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका पहले का आंसर। उसके बाद बात करते हैं मानव की आखेटक एवं खाद्य संग्रहण की अवस्था जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल, यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था कि मानव ने शिकार करना वगैरह कब से स्टार्ट किया। तो वो तो भाई पूरा पाषाण काल में स्टार्ट कर लिया था, जब मानव धरती पे आया था तभी उसने स्टार्ट कर लिया था खाना वगैरह का, ठीक। तो वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल। उसके बाद मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, तो भाई सबको पता है ये तो कुत्ता था, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है मानव द्वारा उपयोग बहुत जरूरी है कि इसमें आपको चावल भी दे रखा है, गेहूं, जौ, और इसके साथ में उपरोक्त सभी ये भी दे रखा है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ गेहूं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कृषि का जो उदाहरण था सुलेमान और केसल की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ था। जो सुलेमान और केसल की पहाड़ियां हैं वो वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। और उसी जगह का नाम था एक मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कपाल का जो प्राचीनतम साक्ष्य था, जहाँ पे हमारी खेती का पहला साक्ष्य होगा वहीं कपास होगी, ठीक है। तो मेहरगढ़, ओके। इसके बाद अगला, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। तो भाई लोहे से परिचित थे। आप सबको पता, सोना उनके पास था, तांबा था, चांदी थी, किंतु लोहा नहीं था उनके पास, तो वो लोग लोहे से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था, 8वां क्वेश्चन। तो भाई सिंधु सभ्यता का आप सबको पता है, सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो एकदम सीधी हुआ करती थी, यानी एक 90 डिग्री के एंगल पे काटा करती थी, मतलब सड़क एक दूसरे को। और सड़क के किनारे जो आज के टाइम में बोला जाता है नालियां, उस समय की जो नालियां थी वो अंडरग्राउंड हुआ करती थी, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता, यानी कि वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, सिर्फ नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्थल क्या है। मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल। तो भाई मोहनजोदड़ो का जो प्रमुख सार्वजनिक स्थल है वो हो जाएगा आपका स्नानागार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें दो बातें हैं। एक, सबसे विशालतम पूछेगा आपको स्थल, वो हो जाएगा अन्नागार, लेकिन वो अन्नागार जो वो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन इसमें इसने पूछ दिया सार्वजनिक स्थल। तो सार्वजनिक भाई स्नानागार, अब आपने देखा होगा आपके गांव में जो तालाब वगैरह होंगे वो सार्वजनिक होंगे ना। जैसे कोई तालाब, उस तालाब में जाके गाँव का कोई भी बच्चा हो या आप जो भी हैं, कोई भी जाके उसमें स्नान कर सकता है, उसमें यहाँ पे अन्न वगैरह इकट्ठा करके रखा जाता है। तो वो व्यक्तिगत पर्सनल एक व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। तो वो मतलब कि वो सामाजिक रूप से नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो प्रमुख सार्वजनिक स्थल जो था वो था स्नानागार, ओके। अगला क्वेश्चन आ जाता है सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो भाई सिंधु सभ्यता जो है मानव इतिहास के कौन से काल से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। क्योंकि पूरा पाषाण काल में तो मानव आदि मानव ही था, और पाषाण काल में भी मानव आदि मानव ही था, लेकिन ऐतिहासिक काल में ऐसा हुआ था कि मतलब मानव सभ्य हो चुका था, ठीक है। तो इस वजह से जो सिंधु सभ्यता है मानव इतिहास के किस काल से संबंधित हो जाएगी, आद्य ऐतिहासिक काल से, ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है वो मिला है हमारा कालीबंगा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का साक्ष्य मिला है? तो भाई सिंधु सभ्यता में वस्त्रों में सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला, बकाया कोई भी वस्त्र नहीं मिला। ठीक है। प्रमुख पशुपति मोहर कहाँ से मिली है? तो भाई सिंपल सी बात, जो पशुपति मोहर है वो मोहनजोदड़ो से मिली। आप सबने एक ऋतिक रोशन की मूवी आई होगी मोहनजोदड़ो, उसमें देखा होगा वो एक मतलब पशुपतिनाथ की मोहर है उसमें, और एक सींग वाला गैंडा जो भी पाया गया है, एक सींग का हेरन बोल सकते हैं उसको, तो वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अंदर मेसोपोटामिया के साथ व्यवहार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? आप सबको पता है जैसे कि ये हमारा ये ऐसे करके भारत है, यहाँ पे ये गुजरात है, ठीक है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर जो भी है, लेकिन यहीं से ये हमारा अरब सागर स्टार्ट हो जाता है, अरब सागर से लगा हुआ यहाँ पे ओमान की खाड़ी से होता हुआ यूएई वगैरह, यहाँ पे एक देश है इजिप्ट जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक मतलब ये जो मिस्र है इसको बोला जाता था उस समय मिस्र, मतलब आज के टाइम में जो पढ़े लिखे लोग हैं यानी जो सीबीएसई वाले हैं, इंग्लिश मीडियम है, वो इसको बोल देते हैं इजिप्ट, लेकिन हिंदी वाले भाषी इसको बोलते हैं मिस्र। तो मिस्र के साथ में हमारा यहाँ से मतलब कि मार्ग द्वारा होता था। ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिस्र के साथ में यानी मिस्र जो मेसोपोटामिया थी सभ्यता वो मिस्र में ही थी ना, तो यही ये पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता यानी मिस्र के साथ हमारा जो व्यापार था वो किस बंदरगाह से होता था? तो भाई वो होता था दिलमुन नाम का बंदरगाह। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मापक किस गुणज के थे? तो भाई ये क्वेश्चन दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के जो बांट हुआ करते थे वो 16 के गुणज थे, यानी कि आपको सबसे कम चीज अगर आपको मतलब जैसे आज के टाइम में आप लेने जाते हैं कि आपको चाहिए 250 ग्राम मतलब चीनी, तो आपको 250 ग्राम मिल जाती है, लेकिन उस समय क्या था, अगर आपको कम से कम चाहिए ना तो कम से कम आपको 16 किलो तो लेनी पड़ती थी। ठीक है। और 16 के बाद में आपको 16 का गुणज था तो 32 किलो मिलती है। ठीक है। इससे ना कम ना इससे ज्यादा। ठीक है। मतलब एक तरीके से जो बाट हुआ करते थे उस समय के वो 16 के गुणज हुआ करते। ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 16वां क्वेश्चन बोल रहा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो कौन सी? मैंने आपको बताया था वहां पे क्या था, सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत, और ये सबसे बड़ी इमारत तो ये हो जाएगा बृहद स्नानागार। ठीक है। इसके बाद में निम्न पशु समूह में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो भाई ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपका व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। ये क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो भाई इस पे देख रखा है इसने ये सिंह, तो सिंह को उस समय भाई कोई जानता ही नहीं था, ना सिंह को जानते थे लोग ना घोड़े को जानते थे। ठीक है। तो सिंह इसमें होएगा नहीं। इसके अलावा व्याघ्र का भी वृषभ का भी उस समय कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। हाँ, हाथी का उल्लेख है, हाथी का सर भी मिला है, गैंडा तो मिला ही है, और भैंसा भी मिला है, व्याघ्र भी मिला है, व्याघ्र का भी उल्लेख है, लेकिन वृषभ का भी उल्लेख नहीं है, और घोड़े का बिल्कुल उल्लेख नहीं है, और सिंह को तो वो लोग जानते ही नहीं थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17 का आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है। यानी कि आप सबको पता है हमारी जो ईंट है वो ऐसी हुआ करती है, सॉरी, जो ईंट ऐसी होती है ना, ये ईंट है, तो इसमें एक पोर्शन ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, यानी कि एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। ठीक है। तो यही ये पूछ रहा है कि जो हड़प्पा काल में जो ईंटों का अनुपात था वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अकॉर्डिंग कितना था? तो दोस्तों था 1:2:4। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा दोस्तों सारा कुछ। अरे सॉरी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो भाई ऋग्वैदिक आर्य जो थे आप सबको पता है, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो भाई वर्ण व्यवस्था का सबको पता जो विवरण है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? तो भाई उत्तर काल में जो विभाजन का आधार आप सबको पता है, उत्तर वैदिक काल में जो विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था हो गई थी। ठीक है। यानी कि जो हमारा समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, जो इस तरीके से लिखा जाता है, जो अब जब आप यूपीएससी वगैरह देंगे तो उसमें इस तरीके से आ जाता है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और उसके सबसे नीचे शूद्र। ठीक है। तो ये वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था हो चुकी थी। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पतंजलि का संबंध किस रचना से? तो भाई पतंजलि ने क्या लिखा था? आप सबको पता है पतंजलि ने महाभारत से लिखी थी। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पाणिनि कौन थे? तो भाई पाणिनि कौन थे? पाणिनि भाई बताइए कौन थे? पाणिनि एक विद्वान थे जो व्याकरण के विद्वान थे। ठीक है। ओके दोस्तों, कोई कंफ्यूजन?
कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं सिंपल साथ के साथ बताता ही जा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में किसका अस्तित्व था? की पूजा करते थे, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। यानी 24 का आंसर डी। अब सब लोग भी मतलब हमारे आंसर देने से पहले आप सब लोग कोशिश करिएगा आंसर देने की, और नहीं आ रहा फिर मैं तो दे ही रहा हूँ। इसके बाद में 25वां क्वेश्चन बोल रहा है, गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में? तो भाई ये तो बच्चे को पता है, ऋग्वेद से जो गायत्री मंत्र है उसकी व्याख्या ऋग्वेद में दी गई है, ठीक है। इसके बाद में सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? आप सबको पता है, हमारे जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद से जो सत्यमेव जयते लिया गया, जो कि एक उपनिषद है, ठीक है। यानी 26 का बी। इसके बाद में बात करते हैं, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार क्या था? दोस्तों ये थी बलि। ये एक तरह से मतलब एक टैक्स के रूप में राजा लिया करता था, तो उसको ही बोला जाता था बलि, जो एक स्वेच्छा से दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद में 28वां क्वेश्चन है, अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित? भाई ये विवाह से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है? तो भाई जो वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्म कांड वगैरह बहुत सारे भर रखे हैं, ठीक है। नहीं सॉरी जो कर्म कांड वगैरह हैं वो सारे दे रखे हैं अथर्ववेद में, ओके, अथर्ववेद में, क्योंकि ये सबसे अंतिम वेद था और इसकी जो रचना थी मतलब सबसे अंत में हुई थी, इस वजह से जो कर्मकांड वगैरह हैं वो सारे कुछ अथर्ववेद में ही दिए गए। इससे पहले मतलब जो 3 वेद थे, यानी कि हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको मतलब कि 3 वेदों का एक समूह, एक क्वेश्चन आता है त्रिवेदी किससे कहते हैं, तो वो इन 3 वेदों के जो समूह है उसको बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद में 30 नंबर, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो भाई ये हो गया था भाई विश्वामित्र जी के नेतृत्व में, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 30 तक हो गए, अब 31 बोल इंद्र को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नहीं दोस्तों, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है सोम को समर्पित, ओके, सॉरी, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है, ओके, सोम को। इसके बाद में सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति, यानी कि आप सबको पता है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ भी रखा होगा, जो हमारी मनु स्मृति थी उसको सबसे पुरानी स्मृति बोला गया, तो सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति, ठीक है। इसके बाद में ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद में सर्वप्रथम देवता किसको माना गया? तो इंद्र को माना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था? तो भाई जो सबसे प्राचीन स्वर्ण का सिक्का था वो था निष्क, ओके। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? भाई 10 मंडल है, ओके, 10 मंडल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में दोनों में दिया गया? तो भाई ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद, ओके, ये है आपका यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथ में प्रयुक्त वृत्त शब्द किससे संबंधित है? तो वृत्त शब्द जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा आपका? 37 जो प्रयुक्त शब्द है वो नैतिक व्यवस्था से संबंधित। ध्यान रखिएगा भाई, ये इसमें कंफ्यूजन वाली बात है कि जो ऋत शब्द है वैदिक ग्रंथों में एक ऋत शब्द प्रयुक्त किया गया, वो किससे ऋतुओं के से संबंधित नहीं है, ना ही वो वैदिक सूत्र से संबंधित है और ना ही वो धर्म से, बल्कि वो है नैतिक व्यवस्था से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। तो ऋग्वेद में एक जगह प्रयुक्त हुआ है सीता शब्द, तो सीता का अर्थ हो जाएगा हल रेखा, ठीक है। ध्यान रखिए, ऋग्वेद में जब पूछा जाएगा रामायण काल में सीता का शब्द क्या है, तो राजा जनक की पुत्री, ठीक है। लेकिन जो ऋग्वेद काल में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हल रेखा, ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में द्विज साम्य का आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से संबंधित देवता, तो भाई पृथ्वी से संबंधित कौन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? अग्नि, क्योंकि जो आग जो लगेगी वो हमेशा पृथ्वी पे ही लगेगी, ठीक है। इसके बाद में 41 क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो वैदिक साहित्य में जो सबसे ज्यादा जिस नदी की व्याख्या वो है भाई सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, और जो दूसरे नंबर पे नदी आ जाएगी वो आएगी सरस्वती। इसमें गंगा का कहीं पे भी स्थान नहीं है, मतलब गंगा का नाम तो है, शायद सिर्फ 3 जगह नाम है गंगा का, बकाया जो सिंधु नदी उसको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई है वैदिक काल में। इसके बाद में 42 नंबर,
सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे प्राप्त था? तो भाई स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम स्थान था पुत्री को प्राप्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन के उत्तराधिकार के रूप में वैदिक काल में पुत्री को प्रथम स्थान प्राप्त था। ठीक है, इसके बाद में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक किसने पूछे गए? तो ये बहुत जरूरी है भाई, ध्यान रखिएगा, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ये 43 नंबर का क्वेश्चन, इसका जो पुस्तक है इसके लेखक भाई अज्ञात है, यानी कि आपको यहाँ पे ये दे रखा होगा पेरिप्लस नाम का एक व्यक्ति दे दिया है, लेकिन इस किताब को लिखने के बाद भाई साहब जिस व्यक्ति ने लिखी थी किताब उसने अपना नाम ही नहीं डाला था, इसलिए आज तक इस किताब का जो मतलब लेखक है उसका पता ही नहीं चल पाया। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो भाई जो चोल शासक थे वो ग्राम प्रशासक के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, यानी चोलों ने अपनी जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं अप्लाई की थी वो बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, यानी ग्राम प्रशासन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय? तो संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था मसाला उद्योग। ठीक है, अगर आपने ये पता नहीं संगम काल क्या था, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार, जस्ट मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन के लगभग 250 ईस्वी तक इस मतलब कि इस इरा के बीच में जो हमारे दक्षिण भारत है, जैसे ये हमारा दक्षिण भारत, यहाँ पे श्रीलंका वगैरह है, तो यहाँ पे 3 राजवंश हुए थे, चेल, पांड्य और चोल। तो यहाँ पे मतलब ये चोल यहाँ पे था, तो चोल राजाओं ने संगम करवाए थे। जैसे हमारे यहाँ पे आपने बौद्ध धर्म में सुना होगा संगीतियाँ हुई थी, यानी सभी बौद्ध धर्म गुरुओं को मिला के उनसे मतलब एक तरह से उनका शास्त्रार्थ वगैरह हुआ था, या हिंदू धर्म में हमारे प्रयागराज में कुंभ वगैरह होता है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में एक संगम हुआ था, मतलब सभी विद्वानों को बुलाया गया था और उन विद्वानों को बुला के मतलब एक तरह से बातचीत की गई थी, शास्त्रार्थ हुआ था उनका आपस में, तो उसको बोलते हैं संगम, जो कि 3 बार हुआ था, यानी कि टोटल संगम कितने, जैसे बौद्ध संगीतियाँ आपको पता है, आपको बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? 4। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, लेकिन संगम 3 हुए थे। इन 3 में संगम में जो 2 संगम थे स्टार्टिंग के, यानी कि पहला और दूसरा, उन 2 संगम की जो अध्यक्षता थी, आप सबने सुना होगा रामायण काल में एक ऋषि थे, ऋषि अगस्त। ठीक है, अगस्त जी, तो अगस्त जी का रामायण काल में उल्लेख आता है। तो अगस्त जी ने राम जी को अपनी मतलब शक्तियां वगैरह प्रदान की थी, राक्षसों को मारने के लिए धनुष वगैरह प्रदान किए थे। तो उन्हीं अगस्त जी ने यहाँ पे जो संगम हुए थे उन 2 संगमों की, यानी पहले और दूसरे 2 संगमों की अध्यक्षता अगस्त जी ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा मसाला उद्योग। ठीक है, यानी कि 45 का मसाला उद्योग। उसके बाद में आहत सिक्के कब मिले? तो भाई आहत सिक्कों का जो हिस्ट्री पता चली वो है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आहत के सिक्के मिलना प्रारंभ हुए थे। ठीक है, इसके बाद में मैं सिर्फ आपको 50 तक ही करवाने वाला हूँ, 46 तक हो गया, 47 बात कर रहा है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ प्राप्त हुई? तो जो 16 महाजनपदों की सूची है वो अंग्योत्तर निकाय से प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाई सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं सिक्के के अध्ययन को। ठीक है, इसके बाद में उज्जैन का प्राचीन नाम, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था भाई? अवंतिका। ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो दिल्ली है, दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र आज के समय में जो पटना है, पटना का पाटलिपुत्र, और तक्षशिला ये आज के समय में पाकिस्तान में पहुंच चुका है। ठीक है, तो अवंतिका जो था वो उज्जैन का पुराना नाम था। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोल रहा है जनपद। अच्छा, जनपद और राजधानी इसने ये दे दिया कि आपको मैच करने के लिए दिया है कि आप इसको मैच करिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कौशल है वो राजा दशरथ की राजधानी था, यानी भगवान राम की। तो कौशल की राजधानी थी वो क्या थी? अयोध्या। ठीक है, कौशल की राजधानी अयोध्या थी, तो कौशल से अयोध्या को मिला देते हैं, यानी कि बी में हो जाएगा दूसरा। इसके बाद बात करते हैं मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। आप सबको मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तो बाद में हुई थी, लेकिन मगध की राजधानी पहले राजगृह थी। तो डी में 2 और इसमें 3। ठीक है, ठीक है। अब इस हिसाब से यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप मतलब एलिगेशन, ये इसको एलिगेशन मेथड बोलते हैं। आप मतलब जितना आता है उसको मैच करके आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करके बता रहा हूँ, हालांकि मुझे तो पता है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब ये देखिए बी में 3 किस में आ रहा है? तो बी में एक इसमें 3 आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं,
इसको हटा दीजिए। अब बात करते हैं डी में 2 किस में आ रहा है, तो डी में एक इसमें 2 आ रहा है, एक इसमें 2 आ रहा है, यानी कि एक ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, और एक ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि तीसरा आएगा दोस्तों आपका ये डी, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कुरु, कुरु आपने सुना होगा, जो हमारे महाभारत हुआ था, महाभारत में एक तरफ कौरव थे एक पांडव थे, तो जो कौरव थे उनको कुरु बोला गया है। उनकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, यानी कि ए में 4 हो जाएगा, तो ए में 4 ये इसी में है, ये तो पहले ही खत्म हो चुका, ये भी खत्म हो चुका, इसमें ए में तो 4 है नहीं, तो ए में 4 ये, तो ये यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बचे हुए 50 ये मैं आपको अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो प्राचीन इतिहास है ना, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे यूपी SSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद में UPSI का है, CMTS का लगा हुआ है, CGL के चल रहे हैं, तो हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएंगे इतने में से ही आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि आपसे हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो ज़्यादा डीपली नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।